क्यों मोस्टली लोग कैलाश परिक्रमा पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं? कहने को तो ये 3 दिन की ही परिक्रमा है, बट फिर भी 70 से 80% लोग इस परिक्रमा को पूरा कर ही नहीं पाते हैं। काफ़ी सारे लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते और कुछ लोग बीच रास्ते से वापस आ जाते हैं और मोस्टली लोग जो बचे होते हैं वो लोग डे 1 की परिक्रमा के बाद में वापस आ जाते हैं। तो पीछे बचे 20 से 30% लोग बस वही परिक्रमा को कंप्लीट करके वापस दार्जिलिंग आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ? जब मैंने खुद इस परिक्रमा को किया तो बहुत सारे स्ट्रगल्स मैंने खुद वहाँ पर फेस करे एज ए कंपनी ओनर, क्योंकि हमें पता होता है एज ए कंपनी हम तिब्बत के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम चाइना की तरफ से या प्रशासन की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एज ए गाइड भी मैंने करी है तो एज ए गाइड पता होता है कि क्या प्रॉब्लम आगे आ सकती है यात्रियों को, और एज ए यात्री भी मैंने ये परिक्रमा करी है ताकि एज ए यात्री उनको क्या वहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो मेरे इस तीनों रोल के एक्सपीरियंस को कंबाइन करके मैं आगे डिटेल से आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपकी यात्रा का डिसीजन इसी पॉइंट्स पे होगा। क्योंकि हमने भी ये ट्राई करा था, तो पहले हमारे 20-25%, 30% यात्री ही परिक्रमा करके आते थे। फिर हमने जब इनको इम्प्लीमेंट किया, करेक्शंस किए, तो जो हमारा लास्ट वाला बैच था उसमें 64% यात्रियों ने परिक्रमा कंप्लीट करी थी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, यही इन्फॉर्मेशन डिसाइड करेगा कि आपकी परिक्रमा कंप्लीट होगी या नहीं। तो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको डिटेल से बताऊं, इससे पहले हम रूट समझ लेते हैं कि परिक्रमा का रूट किस तरीके से होता है, ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। तो जो यात्रा स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होगी दार्जिलिंग से। तो दार्जिलिंग बेस होता है पूरी परिक्रमा का, तो यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो जिस दिन परिक्रमा स्टार्ट होती है, परिक्रमा का डे 1 दार्जिलिंग से यमद्वार तक, ये लगभग 15-20 मिनट का रास्ता होता है और गाड़ी से ही हम पहुंचते हैं यमद्वार। ये है यमद्वार। तो यमद्वार से ही स्टार्ट होगी हमारी पैदल परिक्रमा। हर हर महादेव। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, यमद्वार पे हम खड़े हैं और आज वेदर बहुत क्लियर है और क्लियर दर्शन हो रहे हैं हमें यमद्वार से भी। आप भी करो। तो यहाँ पर पैदल परिक्रमा करने वाले तो पैदल परिक्रमा अपना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि 13 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर परिक्रमा पूरी नहीं करने का जो पहला रीज़न होता है वो ये होता है कि जो लोग, जिनको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि मैं पैदल परिक्रमा नहीं कर पाऊँगा, तो वो लोग घोड़ा हायर कर लीजिए। तो घोड़ा आपको यहाँ आके नहीं मिलेगा। घोड़े का बुकिंग आपका पहले होगा जब आप मानसरोवर लेक पे होंगे। तो मानसरोवर लेक पे आप अगर हमारे साथ आ रहे हैं तो हमारी टीम सबसे पूछती है और जिनको घोड़ा चाहिए वो बता दीजिए पहले से, क्योंकि वहाँ पर घोड़े बहुत कम है। हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से घोड़े वहाँ पर मर जाते हैं। घोड़े मतलब प्रॉपर घोड़े नहीं होते हैं, जिनको अपन देसी लैंग्वेज में खच्चर बोल सकते हैं, ये वही होते हैं। तो कम होने की वजह से फिर अलॉटमेंट नहीं होता, तो फिर लास्ट मोमेंट पे नहीं मिलता। बट एक मिसकंसेप्शन बोल दो या मिसअंडरस्टैंडिंग बोल दो, अपने इंडिया में जब अपन, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम ऑन द वे ले लेंगे घोड़ा, क्योंकि 60,000 छोटा अमाउंट तो नहीं होता है कि यार 20 में लेंगे तो पैसा बच जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। हम केदारनाथ जा रहे हैं या कहीं और अपने इंडिया के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर रास्ते में घोड़ा अपन ले सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल नहीं ले सकते। यहाँ पर एसोसिएशन बना होता है, बिना एसोसिएशन के घोड़ा बीच में से आप ले ही नहीं सकते। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वहाँ पर घोड़े ही हैं बहुत कम, क्योंकि जब हम लोग, आप लोगों का रिक्वायरमेंट लेके जब एसोसिएशन से मिलते हैं तो एक घोड़े का जो रिक्वायरमेंट मान लो हमारे पास 30 होता है, वो अलॉट करते हैं 12-15, तो जिनको चाहिए उनको ही नहीं मिल पाता। तो बीच में से क्या ही उम्मीद होगी। तो अगर आप लोग भी ये माइंड में है किसी के कि घोड़ा हम बीच में से ले लेंगे या बीच में देखेंगे, तो आपको परेशानी हो सकती है और घोड़ा नहीं मिलने की वजह से फिर आप परिक्रमा नहीं कर पाते हैं और फिर बीच में ही आपको परिक्रमा छोड़ के वापस आना पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न होता है परिक्रमा कंप्लीट नहीं करने का। राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना चाहिए आपको। तो घोड़े को लेके वहाँ पर 3 ही तरीके से सिस्टम उनका चलता है। पहला होता है ओनली घोड़ा। ओनली घोड़ा मतलब आप घोड़े के ऊपर बैठोगे, एक छोटा सा स्लिंग बैग ले सकते हो, उसके अलावा कुछ भी लगेज आप साथ नहीं ले सकते, वो अलाउड ही नहीं करते हैं। तो आप घोड़े पे बैठ के परिक्रमा कीजिए। उसका कॉस्ट लास्ट ईयर 2800 युआन था, 2800 युआन। और दूसरा है पोर्टर, क्योंकि हम 3 दिन की परिक्रमा में जा रहे हैं तो बिना सामान के तो नहीं जा सकते, तो एक बैग भी हमें कैरी करना होता है। तो घोड़े पे वो करने देगा नहीं कैरी, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक पोर्टर।
तो पोर्टर का जो कॉस्ट होता है वो होता है आपका 1200 युआन। तो मोस्टली वहाँ पर सेट चलता है, तो घोड़ा प्लस पोर्टर, तो 2800 प्लस 1200 दोनों मिला के हो गए 4000 युआन। तो हमेशा से जो भी हमें पूछता है घोड़े को लेकर तो हम उनको 4000 युआन ही बताते हैं, क्योंकि दोनों आपको लगेगा ही। जिनको भी घोड़ा चाहिए पोर्टर के बिना तो क्या ही करेंगे। तो 4000 युआन यानी कि 60,000 रुपये आप बजट रख के चलिए अपने साथ में। तो ये तो उन लोगों के लिए जो घोड़े का डिसीजन लेते हैं। बाकी जो लोग पैदल चलते हैं तो यहाँ से हमारा पैदल परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। और जब यम द्वार पे होते हैं ना, तो मतलब ऐसा फील होता है जब हम यम द्वार को क्रॉस करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं सच में। तो ये जब आप वहाँ पर होंगे ना, तो इसको आप वहीं फील पर कर पाओगे। तो यम द्वार से हम क्रॉस करके हम हमारा परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले दिन की जो परिक्रमा है ये होने वाली है 13 किलोमीटर की। 13 किलोमीटर जब हम पैदल चलेंगे यहाँ से, तो बीच में साइड से नदी चलती रहती है और नदी के किनारे किनारे हम चलते हैं। इतना तो ब्यूटीफुल व्यू होते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे जो बीच रास्ते से ही वापस आ जाएंगे, जो मैंने पहले भी बताया। वो क्यों होता है? क्योंकि प्लेन एरिया है पहले दिन का, तो भाग दौड़ करते ज़्यादा कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे। 13 किलोमीटर आप आराम से चलोगे तो 5 घंटे या 6 घंटे में आप आराम से देरापुक पहुंच जाओगे। हर हर महादेव। ये हमारा स्टे है जो नीचे आप देख रहे हो, यहाँ से एकदम क्लियर दर्शन होते हैं। तो भागदौड़ करने के चक्कर में फिर आपकी सांस फूलती है। ये 15,500 फीट होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप लोग वहाँ पर ज़्यादा आगे जाने की कंडीशन में नहीं होते हो और वहीं से बीच से वापस आना होता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, डे 1 पे बिल्कुल बेबी स्टेप लेने, धीरे धीरे चलते रहो, कोई भाग दौड़ नहीं करनी, कौन कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, बस आप अपनी धुन में बेबी स्टेप के साथ चलते रहो। और ना ही किसी का वेट करना है। भले आपका खास दोस्त चल रहा है, आपकी वाइफ चल रही है, आपके हस्बैंड चल रहे हैं, आप अपनी धुन में चलते रहो। क्योंकि आप बाबा की परिक्रमा कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है परिक्रमा पूरा करना। जो लोग एक दूसरे का वेट करते हैं ना, तो उनके घुटने वहीं जाम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो जल्दी थकान हो जाती है। तो आप चलते रहिए, रुकिए मत, एक स्पीड से चलिए, तो आप आराम से 4 से 5 घंटे में पहुँच जाएंगे देरापुक। बट बीच में आप इंजॉय करते करते चलिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में आ जाएगा पहला टी पॉइंट। तो आपको अगर कुछ वहाँ से खाना पीना है तो आप ले सकते हो, बट वहाँ पर कुछ खा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मोस्टली नॉनवेज वगैरह वो सब साथ ही बनाते हैं वहाँ पर। और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम थोड़ा रहता है उन लोकल्स के साथ में, तो आप चाय वगैरह भी पीने की कंडीशन में नहीं होते हैं, तो वहाँ पे छोड़िए। किसी भी टी पॉइंट पे अगर आपका पानी का बोतल, आपके पानी नहीं है उसके अंदर, तो आप रिफ़िल कर लीजिए और सीधे आप चलते रहिए। और जब दूसरा टी पॉइंट आता ना, उससे ही पहले आपको दर्शन होंगे वेस्ट फेस के, क्योंकि कैलाश के जो 4 फेस है, 4 में से जो साउथ फेस है जो सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है, दार्जिलिंग से भी हमें दिखाई देता है, ऑन द वे रोड से भी दिखाई देता है और मानसरोवर लेक से भी दिखाई देता है। बट वेस्ट फेस हमें जब परिक्रमा कर रहे होंगे और जब हम पहुंचने वाले होंगे तब हमें दिखाई देगा, और मतलब अपने राइट हैंड साइड में आएगा। इतना ब्यूटीफुल लगता है कि मतलब क्या कहें। तो वेस्ट फेस देखते देखते हम पहुंच जाएंगे सेकंड टी पॉइंट पे। सेकंड टी पॉइंट पे अगेन आप अपना बॉटल वगैरह रिफ़िल कर लीजिए वहाँ से, और वहाँ से ज़्यादा नहीं है, लगभग 2 या 3 किलोमीटर ही होता है, अपना देरापुक आ जाता है। देरापुक पे हमारा स्टे होता है, और पूरी यात्रा का सबसे क्लोजेस्ट व्यू और सबसे बड़ा जो कैलाश हमें देखने को मिलता है ना, वो देरापुक से ही देखने को मिलता है। यहाँ से हमें दर्शन होते हैं नॉर्थ फेस के। वेदर खराब हो गया है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो बाबा अभी अच्छे से जो दिख रहे थे, दर्शन दे रहे थे, अभी छुप गए हैं और क्योंकि फॉग आ गया है, बारिश अच्छी खासी होने लगी है। तो हम भी चलते हैं नीचे, क्योंकि भीगना नहीं है, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं 16,500 फीट के आसपास। तो ऑल्टीट्यूड काफ़ी हाई हो जाता है, तो जिनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी होती है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, उनको यहाँ पर हिट कर जाती है। तो यहाँ से भी काफ़ी लोग डिसीजन ले लेते हैं कि उनको अगर ठीक नहीं लगता है तो कई बार सेम डे ही वापस यहाँ से दार्जिलिंग के लिए चले जाते हैं। वापस जाने के लिए आप जो पैदल जाने की इच्छा रखते हैं वो तो नेक्स्ट डे ही जाएंगे। अगर किनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वहाँ पर रेस्क्यू वैन होती है, रेस्क्यू गाड़ी चलती है, जो कि लास्ट ईयर 500 युआन वो लेते थे।
तो लगभग इंडियन करेंसी में 6-7 हज़ार रुपये हो जाता है। तो वो आप हमारे टीम मेंबर होते हैं या वहाँ पर, तो आप उनको बोलोगे तो वो आपके लिए अरेंज कर देते हैं। तो वो आपको वहाँ से पिकअप करके 15-20 मिनट लगता है, होटल पे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये एक ऑप्शन है वहाँ पर। तो और जब आप देहरापूक में हैं डे 1 की परिक्रमा पे, तो वहाँ पर एक पॉइंट आप मिस मत करना। काफ़ी लोग मिस कर लेते हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है तो लोगों का बाहर आने का मन नहीं करता। तो आप स्टे से बाहर निकलो रात के टाइम पे, मतलब 9-10 बज जाते हैं, तो वैसे भी अंधेरा हो जाता है वहाँ पर। और आप ऊपर की तरफ देखो, आकाश इतना क्लियर होता है और मिल्की वे तो क्लियर दिखता है। और कभी कभी तो हमें कैलाश के जस्ट पीछे मिल्की वे दिख रहा था, इतना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा। तो वो व्यू मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकता। हमने ट्राई करा, मैं आपको कुछ फोटोज यहाँ पर डाल रहा हूँ, बट वो प्रॉपर जो दिख रहा था वो कैप्चर ही नहीं हो पाया। इतना अमेजिंग लगता है वहाँ पे। तो आप वो एक्सपीरियंस जरूर करना वहाँ पे। यहीं से सामने चरण स्पर्श के लिए भी रास्ता चला जाता है। अगर आप टाइम पर पहुँच जाते हैं तो चरण स्पर्श के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं, पर चरण स्पर्श ऑफिशियली बैन है। तो आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपका पासपोर्ट भी ब्लॉक हो सकता है और पेनल्टी लगेगी, वो तो अलग से लगेगी। तो बिना वहाँ पर इंडियन गाइड और चाइनीज़ गाइड, तिब्बत गाइड के इंस्ट्रक्शन के बिना आप कहीं पर भी इधर उधर मत जाइएगा, नहीं तो पूरे ग्रुप के लिए प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकती है। तो डे 1 के बाद अब नेक्स्ट डे 2 जो कि परिक्रमा के लिए जाएंगे, तो इस पूरी यात्रा का सबसे मुश्किल डे माना जाता है डे 2, क्योंकि उस दिन हमें 22 किलोमीटर चलना है। 22 किलोमीटर में से भी 7 से 8 किलोमीटर तो हमें इंक्लाइन करना है, खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। तो डे 2 की जब परिक्रमा स्टार्ट होगी उससे पहले जो रात को रुके हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का खुद से ही डिसीजन बन जाता है। उनको खुद के बारे में पता लग जाता है कि हाँ वो आगे जाने के लिए फिट है या नहीं है। तो वहीं से वो अपना डिसीजन लेके नीचे की तरफ वापस आ जाते हैं। काफ़ी लोग आते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के बारे में हमसे भी बेटर पता आपको है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप यहीं से वापस पीछे की तरफ आ जाइए दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि जब डे 2 की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो बीच में रेस्क्यू नहीं हो सकता। डे 1 पे तो रेस्क्यू पॉसिबल था क्योंकि गाड़ी आती थी। डे 2 पे रेस्क्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी आने के लिए वहाँ पर रास्ता है ही नहीं। वहाँ पर जितना टाइम पैदल आपको जाने में लगेगा, अगर रेस्क्यू करना पड़ा तो उतना ही टाइम उनको भी आने में लगेगा। थोड़ा कम लगेगा क्योंकि वो जल्दी चल लेते हैं, बट टाइम लगेगा और जल्दी से जल्दी नहीं हो सकता। तो जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट है वो वहीं से ही आप वापस दार्जिलिंग के लिए आ जाइए। चाहे पैदल आना है, चाहे घोड़े पे गए हो, घोड़े पे आना है वापस, जिस भी वे से आप गए हो उसी वे से आप वापस आ जाइए। और फिर जो पीछे बचे लोग हैं वो डे 2 की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये टफ इसीलिए माना जाता है क्योंकि डे 2 जैसे स्टार्ट करते हैं ना, तो इंक्लाइन यहीं से स्टार्ट है। डे 1 फ्लैट था, बट डे 2 यहीं से इंक्लाइन है। तो इसको पूरा करने के लिए एक टेक्निक आपको यूज़ करनी है। पहला ये कि मैंने आपको बताया बेबी स्टेप, रस बिल्कुल भी नहीं करना है और आप अपनी धुन में चलते रहिए। वहाँ पर आप रास्ते नहीं भटकोगे क्योंकि एक ही ट्रेल है और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर चल रहे होते हैं। तो बस आपको उस ट्रेल को फॉलो करते रहना है, कुछ नहीं करना है, किसी का वेट नहीं करना है, अपनी धुन में चलते रहो तो आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो 7 किलोमीटर के लगभग हमें इंक्लाइन करना है। तो जब हम इंक्लाइन करेंगे तो जब डोलमाला पास आने वाला होता है तो वहाँ पर हमें स्टार्ट हो जाता है इल्यूजन होना कि सामने दिखता अच्छा ये पहाड़ है, ये चढ़ना है, इसके पीछे तो आ ही गए। वो क्रॉस करता था, अच्छा अब यही है। तो ऐसे करते करते आप 3 से 4 पहाड़ क्रॉस करोगे, तब जाके आप पहुँचोगे डोलमाला पास पे। और जब डोलमाला पास पे पहुँचते हैं उससे पहले ही हमारा शरीर जवाब दे जाता है। और मतलब कहते हैं कि बट आप सबके साथ ये जरूर होगा जो डे 2 की परिक्रमा कर रहा है कि शरीर गिव अप कर देगा बीच में कि अब नहीं हो सकता, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। बट वहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है। उस पॉइंट पर अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया और अपनी विल पावर को यूज़ करके आप वहाँ से चलते रहे तो आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। नहीं तो वहीं से भी वापस यू टर्न हो जाते हैं लोग, क्योंकि ये टाइम परिक्रमा में सबके साथ होगा, सबके साथ ये टाइम आएगा गिव अप करने के लिए। तो अब वहाँ से जैसे ही डोलमाला पास पे पहुँचेंगे तो इतना अच्छा रिलैक्स होगा आपको कि मतलब ऐसा लगेगा कि बस चढ़ के बाबा के चरणों में आ ही गए हम। इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। और डोलमाला पास से जैसे हम डाउन स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा ही डाउन करेंगे, हमें सामने दिख जाएगा गौरीकुंड। जैसे गौरीकुंड को देखते हैं ना तो इतनी जो थकान थी हमारी वो सारी ही थकान चली जाती है। एकदम से कहते हैं ना रिफ्रेश
मन हो जाता है और चलो। तो वहाँ से 3 से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास हमें डाउन करना है। तो वहाँ पर हमें जो प्रेशर आता है वो आएगा नी पे। चढ़ते टाइम तो हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे, बट उतरते टाइम नी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो अगेन आराम आराम से चलते रहो। पूरी परिक्रमा को करने का एक ही गोल्डन रूल है, बेबी स्टेप और स्लोली, बिना पैनिक, बिना रस के, आराम से बस अपनी धुन में चलते रहो। अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रखो, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, प्रोटीन बार रखो, वो भी थोड़ा थोड़ा खाते रहो और चलते रहो और पानी पीते रहो। इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की वहाँ पर रिक्वायर नहीं होती है। जब आप डाउन करके जब पूरा नीचे आ जाएंगे तो अगेन आपको टी पॉइंट मिलेगा। तो उस टी पॉइंट पे आराम से आप बैठिए, वापस बोतल को रिफिल करिए, क्योंकि यहाँ से आगे प्लेन रास्ता है। तो यहाँ आने के बाद एक रिलैक्सेशन ये भी मिल जाता है कि इसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ से रेस्क्यू हो जाता है। तो बीच का जो 10 किलोमीटर होता है ना, इसमें नहीं हो पाता है, बाकी रेस्क्यू हो जाता है। फिर वहाँ से आप स्लोली आगे के लिए स्टार्ट कीजिए, जो कि 12 किलोमीटर और बचा है प्लेन रास्ता। कोई उतार चढ़ाव नहीं है, बट प्लेन है। तो वहाँ पर हमारे पैर जवाब दे जाएंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर हम पहले ऊपर चढ़ के फिर डाउन आए हैं। बैंड वहाँ पर ऑलरेडी अच्छी खासी बच चुकी है, तो थकान होगी, बट कुछ नहीं कर सकते, बस चलना ही है, क्योंकि परिक्रमा आपकी पूरी ऑलमोस्ट होने वाली है। तो अंधेरा होने से पहले ही लगभग आप 6-7 बजे तक आप आराम से पहुंच जाएंगे जुटुलपोक, जो कि है डे 2 की परिक्रमा का स्टे। क्योंकि अब जो डे 3 की जो यात्रा है वो सिर्फ 2 घंटे का पैदल चलना है। जैसे आप 2 घंटे पैदल चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक पॉइंट पे जहाँ से बस आती है। वहाँ से बस में बैठ के आप सीधा लगभग 9-9:30 बजे तो आप होंगे दार्जिलिंग में। और अपने जो साथी यात्री हैं जो बीच में से चले गए होंगे और या गए ही नहीं होंगे, वहीं बैठे होंगे, तो वो सब आपके स्वागत में खड़े होंगे आपका वेलकम करने के लिए कि आप लोग यात्रा करके आए हो। आप जितने एक्साइटेड हो वो भी उतने ही एक्साइटेड होंगे आपको देख के। तो दार्जिलिंग में हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, तो यहीं पे हमारी 3 दिन की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। तो कहने को तो 3 दिन है, बट 3 दिन पूरे नहीं होते हैं, 2 दिन पूरे और 1 दिन सुबह सुबह का होता है। तो 2 डेज मान सकते हैं इसको, 3 दिन पूरे नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो आपकी इस यात्रा को सक्सेस बनाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यात्रा पे साथ क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से पैकिंग में पता ही नहीं चलता कि मैं क्या पैक कर रहा हूँ क्या नहीं पैक कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है इसके अंदर कि परिक्रमा के टाइम पे आपको जो कपड़े पहनने हैं या साथ लेने हैं वो लेने हैं ड्राई फिट। ट्रैक पैंट होनी चाहिए आपके पास, जो ड्राई फिट आप पहन के रखो, और ड्राई फिट ही टी शर्ट, क्योंकि परिक्रमा के टाइम पे वाटर स्लैशिंग भी कई जगह आपको देखने को मिल जाती है, या आपको कई बार बारिश भी देखने को मिल सकती है, कभी कभी आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है, ज़्यादातर स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके कपड़े गीले हो गए, जैकेट गीला हो गया, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आप गीले हो गए तो जल्दी से सूखोगे नहीं और उसकी वजह से आप बीमार हो जाओगे और बीच रास्ते से भी वापस आना पड़ सकता है। एक जोड़ी पहनना है और एक जोड़ी आप स्पेयर में बैग में डाल दीजिए। तो क्योंकि बैग में जो पैक करोगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, बट आपको भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो कपड़े के अलावा आपको एक पोंचो साथ रखना है, पोंचो जो कि आपको बारिश से बचाएगा। जब आप ऊपर से पहन लोगे तो जो आपके पीछे बैग होगा उसको भी कवर करेगा और आपको भी कवर करेगा नीचे पैर तक। हम तो एज ए गिफ्ट देते हैं, तो अगर आपको कोई कंपनी नहीं दे रही है तो आप अपने साथ ये खरीद लो। अगर आप किसी और के साथ जा रहे हो, हमारे साथ आ रहे हो, तो आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही देते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में। और उसके अलावा आपके पास हैंड ग्लव्स होना चाहिए, आपके पास सर ढकने के लिए वुलन कैप होनी चाहिए और गर्दन को ढकने के लिए कुछ मफलर वगैरह ये होना चाहिए, और एक थर्मल का सेट और एक 1 पेयर ऑफ वुलन सॉक्स। वुलन सॉक्स तब काम आएंगे जब आपके पैर गीले हो गए बारिश में या पानी में। तो जब रात को आप डे 1 पे या डे 2 की परिक्रमा में जब भी पहुंचोगे, जब भी ज़रूरत हो, तो जो नॉर्मल वाले सॉक्स पहने वो उतार के थोड़ी देर के लिए आप गर्म वाले सॉक्स आप पहन लो, ताकि आपको सर्दी ना लगे। वैसे वहाँ पर जो बेड होते हैं वो हीटेड बेड होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको गर्म फील होता है। तो ये तो हो गया कपड़ों को लेके। और उसके अलावा आप कुछ खाने पीने का सामान रखो। सबसे बेस्ट है आप ड्राई फ्रूट्स रखो और प्रोटीन बार्स, ये साथ रखो, ये आपको एनर्जी देगा पूरी यात्रा में। इसके अलावा एक पानी की बोतल, बस यही काफ़ी है। इसके अलावा आपको छोटे वाले बैग में कुछ भी पैक नहीं करना है।
बस आप चलते रहिए। जितना कम आप बैग में सामान रखोगे उतने ही चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ेंगे परिक्रमा कंप्लीट करने के। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि आपको सामान क्या साथ लेके जाना है। दूसरा, बॉडी को प्रॉपर एक्लेमेटाइज करते रहिए। एक्लेमेटाइज करने का बेस्ट तरीका होता है आप जितना पानी पिएंगे उतना ही आप यूरिनेट करेंगे। जितना आप यूरिनेट करोगे उतना ही आपका बॉडी जल्दी एक्लेमेटाइज होगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बॉडी को एक्लेमेटाइज जल्दी करने का। वैसे आप किसी भी जगह पर 2 से 3 नाइट रुकते हो तब जाके बॉडी एक्लेमेटाइज होती है, बट इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो यही बेस्ट आपका प्रैक्टिस है। पानी पीते रहिए, यूरिनेट करते रहिए। तीसरा पॉइंट है आपका पेस, जो कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है कि आपका जो स्पीड है एक ही मेंटेन करके चलो। ना आपको ज़्यादा तेज चलना है, ना आपको ज़्यादा धीरे चलना है। जो आपको स्पीड कंफर्टेबल लग रही है बस आप एक ही स्पीड पकड़ के चलते रहो, आपकी यात्रा कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल फिटनेस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको ये घर से ही करके आनी पड़ेगी। यात्रा से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से ही आप डेली वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जो अपन घर पे जो वॉक करते हैं डेफिनेटली ये वहाँ पर ऑल्टीट्यूड अलग हो जाता है तो सारा कुछ सिनेरियो चेंज हो जाता है, बट जो वॉक करने से हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमारी बॉडी यूज टू हो जाएगी इतना लंबा चलने के लिए, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। और दूसरा, आप स्टेयर्स चढ़िए, क्योंकि आप वॉक करने से तो बॉडी को हैबिट करेंगे ज़्यादा चलने के लिए, और स्टेयर्स चढ़ने से आप बॉडी को हैबिचुअल में डालेंगे कि आप बॉडी को लिफ्ट कर रहे हो पैर से। वहाँ पर क्लाइंब के टाइम पे यही ज़्यादा काम आएगा, जिससे आपकी हार्ट बीट जो है वो आप कंट्रोल करना सीखोगे। क्योंकि जब आप स्टेयर्स चढ़ोगे तो कभी 2 कदम पे, कभी 10 कदम पे, कभी 20 कदम पे आप थकोगे, आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो यही कंट्रोल करने की कोशिश, ये आपकी हैबिट बन जाएगी और वहाँ पर यही आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर काम आएगी। और आप जल्दी से, जब भी आप थकोगे, आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी, तो आप 2 मिनट रोक के इसको कंट्रोल कर लोगे और फिर वापस चल लोगे। बस यही प्रोसेस चलता रहेगा और आपकी परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर दो। और नेक्स्ट है मेंटल स्ट्रेंथ। जितना फिजिकली आपको फिट होना है उतना ही आपको मेंटली भी फिट होना है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन जब कम होती है तो हम मेंटली फटीग ज़्यादा होते हैं और हम हमारा पेशेंस जल्दी हम खो देते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो पैनिक हो जाते हैं वहाँ पर। तो अब इसके लिए आप योगा कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, ब्रेन को जितना हो सके कंट्रोल में रखिए। जितना आप ब्रेन को कंट्रोल में रखेंगे उतना ही आपका और ऐड हो जाएगा परसेंटेज यात्रा को पूरा करने में, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में जब आपका ब्रेन कंट्रोल में है तो आपका सब कुछ कंट्रोल में है। आप इम्पेशेंट होंगे ही नहीं, और इम्पेशेंट नहीं होंगे तो आपका बीपी कुछ भी ज़्यादा तेज़ नहीं होगा और आप फिट एंड फाइन पूरी परिक्रमा करोगे। और लास्ट है आपका राइट गाइडेंस होना। राइट गाइडेंस के लिए आपके साथ होनी चाहिए एक परफेक्ट टीम। परफेक्ट टीम आपकी होगी जो जिस कंपनी के साथ आप जा रहे हो उनको कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इन टर्म्स ओनली गाइड में भी नहीं। कई बार होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास गाइड हमारे इतनी बार परिक्रमा किए हुए हैं, क्योंकि गाइड आपको रास्तों के लिए हेल्प करता है। आपकी फिजिकल फिटनेस, दूसरे आपकी मेंटल, आप कहाँ से आए हो, वहाँ के कल्चर को लेके वहाँ और जहाँ अपन अभी परिक्रमा करेंगे, इन दोनों का मेल करके आपको सही से गाइड करना वो हर किसी से नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस टीम चाहिए होती है, और एक्सपीरियंस टीम आएगी एक एक्सपीरियंस कंपनी से, क्योंकि कैलाश यात्रा आप अकेले तो नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी कंपनी एजेंट के साथ ही जाना पड़ेगा। तो एक ऐसी कंपनी चुनो जिसके पास परिक्रमा करने का एक्सपीरियंस हो। खुद परिक्रमा करते हो, किसी ऑफिस में बैठ के कॉल लेके बुकिंग करके आगे किसी को दे देना, उनको पता भी नहीं होता। तो हम ग्राउंड में रहते हैं। परिक्रमा मैंने खुद 3 बार करी है, और तो वहाँ की हर एक सिचुएशन को हमने अच्छे से जाना है। नॉट ओनली एज ए गाइड, एज ए कंपनी ओनर भी, क्योंकि हम तिब्बत टीम के साथ भी वहाँ के प्रशासन, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, इन सब के साथ अलाइन होते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं प्रशासन की तरफ से भी, और क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको रूट में भी और गाइड में भी, तो ये सारा एक्सपीरियंस हमारे पास रहता है, क्योंकि मैं खुद भी गाइड में हूँ, एज ए गाइड वहाँ पर रहता हूँ, एज ए टीम लीडर वहाँ पे साथ चलता हूँ। तो आपका जो कंपनी होगा वो आप अच्छे से चूज़ कीजिएगा,
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप हमारे साथ अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं नीचे आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके आगे का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो अवेलेबल डेट्स हैं वो आप चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और काफ़ी सारे बैचेज में तो मैं खुद भी वहीं पर ही होता हूँ, तो आप मेरे साथ भी चल सकते हो। तो ये आप टीम से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे मेरी कौन सी वाली डेट है, उसी डेट के साथ आप उसमें भी आ सकते हो तो साथ चलेंगे। नहीं तो हमारे टीम मेंबर्स एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि उनको ट्रेन मैंने ही किया हुआ है। ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैलाश यात्रा एक सिर्फ यात्रा नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपका अच्छा तभी होगा, अच्छी मेमोरीज आपकी तभी बनेगी जब ये सारी चीज़ें एक साथ अलाइन होगी। आपके साथ अच्छी टीम होनी ज़रूरी है, अच्छा गाइडेंस होना ज़रूरी है, तभी जाके आपका ये बाकी सारी चीज़ें भी टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहता है तो एक अलाइन हो जाती हैं। और इस पर जब सब चीज़ें अलाइन होती है तो ऑटोमेटिकली ही आप सिर्फ वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हो। लिव इन द मोमेंट कहते हैं ना, कि उस मोमेंट में वहाँ पर आप उसको एंजॉय कर रहे हो। तो नहीं तो आप परेशान ही हो रहे होते हैं। मोस्टली लोगों को मैंने वहाँ पर काफ़ी परेशान होते हुए देखा है। तो परेशान हो रहे हो तो वो कैसे उस जगह को फील कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इससे काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिली होगी कि हम कैसे परिक्रमा को पूरा कर पाएँ। यात्रा को कैसे पूरा कर पाएँ ये तो सब जानते हैं और बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। परिक्रमा को कैसे पूरा करना है ये इस वीडियो में हमने डिटेल से जाना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए वीडियो अपने यार दोस्तों और फैमिली के साथ में, ताकि उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। जो लोग डिमोटिवेट हो गए कि मैं तो परिक्रमा नहीं कर पाऊँगा, वहीं पर जाके बैठ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, तो उनको भेजा ताकि वो भी मोटिवेट हो, परिक्रमा करके आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।